हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इससे पहले वाले जो नियम है आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइए और देख लीजिए। ठीक है, तो समझते हैं हम व्युत्क्रम अनुपात के नियम को। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही है। सबसे पहले तो ये समझो कि जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है ये दिया किसने था। तो आपको बता देता हूं दोस्तों एक सिंपल भाषा में कि इस नियम का जो प्रतिपादन है वो 1792 में, कब में सर? 1792 में जो रिचर नामक वैज्ञानिक थे, एक रिचर नामक वैज्ञानिक थे। इन रिचर नामक वैज्ञानिक ने 1792 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। ये समझ लो, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को किसने दिया था? तो रिचर महोदय ने दिया था। कब दिया था? तो 1792 में दिया था। ये आप समझ गए। अब आप ये समझो कि ये नियम कहता क्या है, बताता किसके बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। ठीक है, ये नियम ये कहता है कि जब दो तत्व की अलग अलग मात्राएं, क्या बोलता है ये नियम? ये कहता है कि जब दो तत्व की अलग अलग मात्राएं तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, ध्यान रखना जो दो तत्व थे उनकी अलग अलग मात्राएं हैं और ये दो तत्व जो है ना तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग कर रहे हैं, तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब दो तत्व की जो अलग अलग मात्राएं हैं तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करती हैं तो ये जो दो तत्व होते हैं इनके जो भार होते हैं वो निश्चित होते हैं। इनके भार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं या सरल गुणक के रूप में होते हैं, सरल गुणक के रूप में होते हैं। अब वो कैसे क्या होता है उसको आप देख लो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर अभी दो तत्व हैं, एक कार्बन है और एक यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है। कार्बन है और एक मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ये है आपके पास दो तत्व की अलग अलग मात्राएं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ये आपके पास दो तत्व की अलग अलग मात्राएं, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो दो तत्व आपको दिख रहे हैं ये दो तत्व जो है ना तीसरे तत्व से सहयोग करेंगे। कितने? कौन से तत्व से? तीसरे तत्व से। तो वो तीसरा तत्व मान लिया मैंने क्या है? H है। क्या है? H। अब यहाँ दो तत्व की जो अलग अलग मात्राएं हैं जिसमें कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। और ये दोनों तत्व हैं, ये दोनों के दोनों तत्व, ये तीसरा जो तत्व है इससे क्रिया करेंगे। ये भी इससे क्रिया करेगा और ये भी इससे क्रिया करेगा। अब जब ये इससे क्रिया करेगा तब भी इसका भार परिवर्तित नहीं होगा, जब ये इससे क्रिया करेगा तब भी इसका भार परिवर्तित नहीं होगा। मतलब इस तीसरे तत्व की जो मात्रा रहेगी वो निश्चित रहेगी और इसका भार कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। तो आप वैसे भी जानते हो दोस्तों, जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करते हैं तो आपको पता है ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन पे आप जानते हो 4 माइनस होता है और हाइड्रोजन पे आप जानते हो 1 माइनस होता है। ये जब सूत्र बनाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH4 बन गया। तो देखो यहाँ पर ये बन गया CH4 बन गया ना। अब यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन देखो एक ही है तो 12 ही होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं तो कितने हो जाएंगे? 4। तो 12 अनुपात ये 4 निकलेगा। कितना निकलेगा? 12 अनुपात 4 निकलेगा। समझ में आपको आया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन 12 था तो यहाँ पर भी कार्बन कितना आया? 12 आया। तो इसने यही तो बोला कि जब दो तत्व की अलग अलग मात्राएं तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करती हैं तो उन दोनों तत्वों की जो मात्राएं होती हैं वो निश्चित होती हैं या सरल गुणक के रूप में होती, मतलब एक गुणा के रूप में होंगी। ठीक है, जैसे 12 ना होता तो कितना हो सकता था? 24 हो सकता था। ठीक है, 24 12 का तो गुणा है। ठीक है, चलो समझ गए ना। चलो अब यहाँ देखो, इसका बता दे रहा हूँ। देखो जब O इस H के साथ सहयोग करेगा तो क्या बनेगा बताओ? तो आपको पता है O और H सहयोग करते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। अब हम देख पा रहे हैं H2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा और O तो अभी एक ही है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि O का भार यहाँ 16 था तो यहाँ पर भी आपका 16 आ गया, यहाँ पर भी आपका क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है,
समझ में आपको आया? तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ सीखी, जब दो तत्व की अलग अलग मात्राएं जब तीसरे तत्व से सहयोग करती हैं तो जो पहले दो तत्व होती हैं इनकी मात्राएं निश्चित होती हैं। इनकी मात्राएं कैसी होती हैं? निश्चित होती हैं, बदलती नहीं है। बस यही चीज़ इस नियम में बताता है, यही नियम जो है ना इस चीज़ को ही बताता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं एक बार दूसरा एग्जाम्पल भी आपको लेके बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है इस ऑक्सीजन से सहयोग करेगा, तो ये भी आप बता दो। जब कार्बन ऑक्सीजन से सहयोग करेगा तो आपको पता है क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। तो कार्बन यहाँ पर भी कितना है? 12 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1 का 16, 2 का कितना होता है? 32। तो जब यहाँ पर इन दोनों ने सहयोग किया तो देखो यहाँ पर कार्बन की मात्रा तो क्या है? निश्चित है। और ऑक्सीजन की मात्रा किस में चल रही है? गुणितानुपात में चल रही है, गुणा में चल रही है। तो वही तो बोला है, या तो वही रहेगा जो है या फिर सरल गुणक के रूप में होगा, मतलब गुणा के रूप में होगा। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत है? चलो आगे बता देता हूँ, मैं आगे आपको और समझा रहा हूँ। देखो अभी हमने दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन लिए थे, इन दोनों को हमने हाइड्रोजन से सहयोग कराया था। तो इन दोनों तत्वों की मात्राएं कैसी थी? निश्चित थी। देखो यहाँ पर कार्बन 12 था तो यहाँ भी 12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 था तो यहाँ भी कितना है? 16 था तो यहाँ भी 16 है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 12 था तो यहाँ पर भी कार्बन 12 है। दो तत्वों की मात्राएं निश्चित रहेंगी। थोड़ा सा अब एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। अब मेरे पास दोस्तों क्या है, एक जो यौगिक है वो है हमारे पास ऑक्सीजन और एक यौगिक है हमारे पास हाइड्रोजन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो तत्वों की अलग अलग मात्राएं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। ठीक है, इन दो तत्वों की जो अलग अलग मात्राएं हैं मैं इन तीसरे तत्व जो है ना कार्बन से इनकी सहयोग करा रहा हूँ, कार्बन से इसका सहयोग करा रहा हूँ। तो ये नियम क्या बोलता है कि जो दो तत्व की आपने अलग अलग मात्राएं ली थी वो मात्राएं कैसी रहेंगी? वो मात्राएं निश्चित रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं, यह सरल गुणा के रूप में होंगी, है ना? यही बोला था ना। तो ये दो तत्व की अलग अलग मात्राएं हैं, तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा मतलब कार्बन से सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भार 16 है और यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और कार्बन का जो है ना वो कितना होता है? भार। तो इन दोनों की अलग अलग मात्राएं आपको दिख रही हैं, वो दिख रही हैं। अब ये दोनों अलग अलग मात्राएं कार्बन की निश्चित मात्रा जो 12 है इससे ही सहयोग करेंगी। ठीक है, 12 ही हाइड्रोजन से सहयोग करेगा और 12 ही ऑक्सीजन से सहयोग करेगा। ठीक है, तो आप जानते हो, आपने समझ लिया है, जब कार्बन और ऑक्सीजन सहयोग करते हैं तो क्या बनता है? आपका CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। तो यहाँ C कितना है? यहाँ C कितना है? 12 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 1 का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो आपका किस में चल रहा है? या तो वही रहेगा या गुणक, सरल गुणक के रूप में होगा। तो ये देखो यहाँ गुणा में चल रहा है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 हो गया ना 32। अगर यहाँ पर आपका कितना हो जाता? 33 हो जाता। क्या हो जाता? 33 हो जाता। तो ये सरल गुणा नहीं होता। सरल गुणा का मतलब गुणा में चले, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 आ जाए, है ना? ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 आ जाए, 16 चौक 64 आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से अगर चलेगा तो वो गुणा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 33 आ गया तो वो गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो 33 यहाँ पर वैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का जब हम कार्बन से सहयोग कराएंगे तो हमें पता है CH4 बनेगा। क्या बनेगा? CH4 बनेगा, जिसमें आपका कार्बन जो होगा वो 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। और हाइड्रोजन जो है ना कितना होगा? 4H है तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 आ गया, मतलब गुणा ही तो चल रहा है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, गुणा ही तो चल रहा है, सरल गुणा के रूप में चल रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, और ये आपस में सहयोग करेंगे, ये आपस में सहयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। तो यहाँ H2 है और ऑक्सीजन 16 है। तो देखो ऑक्सीजन फिर आपका निश्चित हो गया और जो आपका हाइड्रोजन है वो गुणा में चला गया। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है दोस्तों, यही जो नियम है वो इसी के बारे में आपको बताता है। समझ गए ना? तो क्या लिखोगे आप अपनी कॉपी में? क्या लिखोगे आप अपनी कॉपी में? इस नियम के अनुसार यदि दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों की मात्रा या तो उसी अनुपात में रहती है, उसी अनुपात में रहती है मतलब जिसमें वो है। जैसे इसमें कार्बन 12 है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन 16 है, तो या तो यही 12 और 16 रहेंगे या फिर सरल गुणक के रूप में
होते हैं। सरल गुणक के रूप में मतलब इनका गुणा हो जाए, है ना। यहाँ पर 12 ना हो तो 24 आ जाए या 36 आ जाए, गुणा के रूप में आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से समझ गए ना। चलो, तो इसके बाद ये आपने लिख लिया है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, इसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लोगे अपनी कॉपी में। क्या लिखोगे, ए वाला लिख लेना। जब कार्बन और ऑक्सीजन की अलग अलग मात्राएं तीसरे तत्व हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तब कार्बन और ऑक्सीजन की जो मात्राएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उसी अनुपात में होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 12, यहाँ पर कार्बन 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर ऑक्सीजन 16, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 16, तो उसी अनुपात में है, चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका क्या है सर, गुणित अनुपात का नियम। तो आज छोटा सा वीडियो है और इस छोटे से वीडियो के साथ हम दोस्तों इस यूनिट को ख़त्म करते हैं। और अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो से हम अगली यूनिट पढ़ेंगे दोस्तों। अगली यूनिट हमारी, ठीक है, जिसका नाम है परमाणु संरचना, ठीक है। तो दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।